आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जातीय जनगणना गैर कानूनी है, ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल एक याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है और इसी पर सवाल पूछा है। जब यही सवाल लेकर जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तक हम गए तो उनका यह कहना था कि यह जरूरी है, आप इसे जातीय गणना कहें, जनगणना ना कहें। एक अलग डेफिनेशन देने की कोशिश हो रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने इस तरह से जातीय जनगणना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ होने की दलील दी है और राज्य सरकार से इसे लेकर जारी की गई नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की है। दरअसल बिहार में कास्ट सेंसस पर 6 जून 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बिहार में 2 फेज में जातिगत जनगणना हो रही है। पहले फेज में मकानों की गिनती और नंबरिंग की जा रही है, जबकि दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। आज जहां बिहार में युवा सड़क पे लाठी खा रहे हैं नौकरी के लिए, बिहार में गरीबी चरम सीमा पे है, बिहार के युवा देश के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर है। दूसरी तरफ बिहार की सरकार सरकारी तंत्र का मिसयूज करके जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, जो कि पूर्णतः ही असंवैधानिक कार्य है। तो बिहार सरकार के इस असंवैधानिक कार्य पे रोक लगाने के लिए भारत के एक आम नागरिक होने के कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया है, ताकि सरकार और कोर्ट बिहार सरकार के इस निर्णय को स्टे लगा सके और बिहार के आगे आने वाले युवा पीढ़ी को एक जातीय उन्माद से बचा सके। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर PIL पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है। सीएम ने कहा कि PIL समझ से परे है, कास्ट सेंसस से हर जाति की स्थिति बिहार में स्पष्ट हो जाएगी। तो हम लोग तो कर रहे हैं अपने यहाँ का, सब जगह का लोगों का जानने का, फिर सबकी आर्थिक स्थिति का, हर चीज का एक जानकारी जो ले रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो उससे विकास के लिए ना सुविधा होगी। अब ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी क्या का फाइल कर रहा है, क्या उसको सेंस है, ये हमको समझ में कोई कभी सोच सकते हैं कि ये सब कोई चीज है। तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और जाति आधारित सेंसस कराए जाने के फायदे की बात कही। तेजस्वी ने कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे की बात कही है। भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती है, इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है। और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है। जातिगत जनगणना को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं पर आ ठहरता है कि कास्ट सेंसस के बहाने लोकसभा चुनाव से पहले क्यों जाति आधारित जनगणना की सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ पटना से धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए इस डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराना चाहेंगे। हमारे साथ आज सत्यप्रकाश जी होंगे, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय झा है, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। शक्ति यादव है, प्रवक्ता RJD से, बहुत स्वागत है। अंजुम आरा को हमने बुलाया था, लेकिन अभी भी सूचना आई कि वो नहीं आ रही है, कुछ कारण रहे होंगे। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। सवाल यही है कि जातीय जनगणना गैर कानूनी है, तो सबसे पहले इस पर जो फोकस है वो लीगल टॉर्च से होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले, आम जनता को पता चले कि ये जो याचिकाकर्ता जो मांग उनकी है वो कहां तक सही है। और जो हवाला दिया जा रहा है, जिन बिंदुओं का हवाला जा रहा है, जिन 7 पॉइंट्स का जिक्र किया गया अपनी याचिका में उन्होंने किया है, तो क्या इसके पीछे कोई तथ्य है, सच्चाई है, और सच्चाई कितनी पुख्ता है। सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, पहले हमें समझाइए कि ये जो बातें अभी हवा में तैर रही हैं, याचिकाकर्ता ने लंबे पॉइंट्स बनाकर दिए, 20 तारीख को सुनवाई होगी, तो क्या ये कितना ऑथेंटिक है, क्या ये गैर कानूनी है? देखिए, 2-3 चीज है। एक तो अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ कर दी कि सेंसस जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है और उस पर स्टेट को कोई अधिकार नहीं है। और ये अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि हम सेंसस नहीं कर रहे हैं बल्कि सर्वे कर रहे हैं। अब संविधान के जो जानकार लोग हैं उनसे आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि उसमें एक
हम लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते हैं। जो संवैधानिक स्थिति है वो ये है कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची में जो 3 अलग अलग जो विषयों का बंटवारा है जी, जिसमें आप कहें कि जो यूनियन लिस्ट है, जो केंद्रीय सूची है, जो राज्य सूची है और समवर्ती सूची है जी। तो केंद्रीय सूची में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो उसमें इनलिस्टेड है वो एंट्री 69 है, 69 नंबर पे सेंसस का जिक्र किया हुआ है, जिसपे एक्सक्लूसिवली जो पार्लियामेंट है उसको पावर है कानून बनाने का। और उसी के हिसाब से वो कहते हैं कि जिसपे आपको लेजिस्लेटिव पावर से आपका जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो सरकार की शक्तियां हैं, वो वहीं तक और उन्हीं विषयों पे काम करेगी। तो अगर सेंसस पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है तो उस पे बाकी निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है, न कि राज्य सरकार को। एक दूसरी चीज जो इस पे एक कानून है वो सेंसस से रिलेटेड एक्ट है 1948 का, उसमें भी जो ये सब काम करने के लिए शक्तियां जो दी गई हैं वो भी केंद्र सरकार को दी गई है। तो एक तो जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है वो स्टेट की असेंबली को नहीं है, और इसीलिए जो स्टेट की सरकार है उसको एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस उसकी नहीं होगी। मतलब एग्जीक्यूटिव जो मतलब सरकार है उसको इन चीजों पे कोई करने का हक नहीं है। और रही बात सर्वे, सेंसस, ये इन सब एक तरह से कहें टर्मिनोलॉजी को लेके लोगों को बहकाने का, बहलाने का या फुसलाने का, ये चीजें आम तौर पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप कह के निकल सकते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी की बात आती है और वो भी सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये चीजें बिल्कुल अलग ढंग से देखी जाती हैं। ये नहीं है कि आपकी मनसा क्या है, मनसा अच्छी है या बुरी है, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन सवाल है कि आप बहुत अच्छे मन से आप किसी का इलाज करना चाहते हैं लेकिन आप डॉक्टर नहीं है, तो आपको कॉम्पिटेंस नहीं है कि आप किसी का इलाज करें। ये इस तरह की चीज है। तो वहां पे सबसे पहले वो देखेंगे कि अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है स्टेट की असेंबली का, अकॉर्डिंगली जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, वो कॉम्पिटेंट होगी उन विषयों पे कुछ करने के लिए। जी। और नहीं तो इसको लेके मुझे लगता है कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अच्छे खासे सवालों का सामना करना पड़ेगा। शक्ति यादव जी, जो बातें अभी कही जा रही हैं, खासकर लीगल रोशनी इस पर दी गई, सत्यप्रकाश जी ने इस पर प्रकाश डाला है, जो बातें उन्होंने कही उससे आप सहमत हैं? और जो आपके सामने एक जो हर्डल आ सकता है सवालों वाला, उससे क्या आप उसे समझ पा रहे हैं कि क्या आपके सामने कौन कौन से सवाल हो सकते हैं? सत्यप्रकाश जी ने जो अपने हिसाब से व्याख्या की है, वो प्रोग्रेटिव की चर्चा की है, यूनियन गवर्नमेंट का यूनियन लिस्ट की चर्चा की और स्टेट लिस्ट की चर्चा की है। उन्होंने बिहार में जाति गणना हो रही है, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। और मैं स्मरण करा दूं, जिनको दर्द हो रहा है उनको भी, क्योंकि दर्द होने वाले लोगों का जो लिस्ट निकल के आ रही है उससे भी अंदाजा हो रहा है कि जिसकी चीजों को लेकर के हम संयमित होकर के काम करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री से जब मिलने के लिए बिहार का डेलीगेशन गया था, उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां थी, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही कहा कि राज्य चाहे तो करा सकता है। पार्लियामेंट में भी सरकार ने उत्तर दिया कि राज्य चाहे तो करा सकती है। तो राज्य की सरकार जाति का सर्वे कर रही है और घर का भी गणना कर रही है, क्योंकि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां जानना बेहद इसलिए जरूरी है कि जो एक खाई बन गई है, उस खाई को पाटने के लिए राज्य सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है वो किसी वर्ग के हो, किसी जाति, धर्म की गणना होने के बाद धर्म की गणना देश के अंदर में हो गई है, अल्पसंख्यक कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, सिख कितने, ईसाई कितने, सब बातें आ गई है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब याचिकाकर्ता को मैं जानता हूं, चूंकि मेरे ही जिला का है और एक पार्टी से संबंध रखता है, कार्यकर्ता उस पार्टी का है, बोनाफाइड वर्कर है, तो नेपथ्य से जो गेमें की जा रही है, नेपथ्य से जो खेला, ठीक है, अभी ये सीधी लड़ाई, ये सीधी बात करते हैं, किस पार्टी से? बीजेपी से आपको आपत्ति है? बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी घुमा करके बात कर रही है? मैंने तो अभी नाम ही नहीं लिया। नहीं, ठीक है, नाम ही नहीं लिया। आप लेंगे कि नहीं लेंगे? या तो फिर बोलिए, हम ले लेते हैं। विवेक जी, मैं तो कभी नाम ही नहीं लिया है। हमने कहा है कि जो सवाल सामने खड़ा है, अब कोई यह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, तो जब स्टेट सब्जेक्ट है, हम जातीय गणना कर सकते हैं, सर्वेक्षण करा सकते हैं। हम गणना हम तो कर रहे हैं भाई, सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये अधिकार है स्टेट को, ये अधिकार है तभी कर रहे हैं ना, बिना अधिकार के थोड़ी कर रहे हैं।
राज्य का भी अपना अधिकार है कानून बनाने का, राज्य का। हम वो अधिकार में कहां कोई अतिक्रमण कर रहे हैं? आपत्ति जो कहां अधिकार है प्रदत्त है भारत की सरकार को। मृत्युंजय झा जी, आपत्ति कहां है? मुझे आश्चर्य लगता है जो व्यक्ति कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, वही संविधान का अपमान करना चाह रहे हैं। और इसलिए जब सदन के ये कहा गया ये केंद्र का अधिकार है, केंद्र इससे पहले भी सर्वे कराई है, उसके कैटेगरी है कि भाई महिला का होगा, ये अल्पसंख्यक का होगा, अनुसूचित जाति का होगा, जनजाति का होगा, ये पैरामीटर्स बना है। और सदन के अंदर ये केंद्र इसका निर्णायक होता है, सदन के अंदर ये पास होता है, उसके अंदर सर्वे होता है, तरीका है। हमने ये जो विषय उठा रहे हैं, हाँ। मुझे समझ से पर आया, ये जहां भी उठा है, हाँ। जिन राज्यों ने भी इसको स्टेप उठाया है वो खाली गया है, बेकार गया है। लेकिन उठाया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह चुके हैं, ये तो बात ये शक्ति यादव भी कहेंगे, आप तो सभी बैठकों में मौजूद थे, दिल्ली तक गए थे। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि जब इस बात को लेकर दिल्ली गए थे तो वहां खारिज कर दिया गया था। ये अभी डंके की चोट से इस तरह से बोल रहे हैं, ये खारिज किया गया था। उस समय उन्होंने सर्वे किया, कई स्टेट ने सर्वे भी किया था, सर्वे खारिज हो गया। और सर्वे खारिज हो गया। आप कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए, आप तेलंगाना का उदाहरण देख लीजिए, सक्सेस नहीं हुआ। और जिस तरह से संविधान की धज्जी उड़ा करके और बिहार के अंदर ये जनगणना करा रहे हैं, मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर 1,70,000 करोड़ केंद्र दे रही है और इनके पास 2,500 करोड़ कमजोर है, आप देखेंगे वो चुपचाप बैठा रहे। तर्क पे बात होनी चाहिए मृत्युंजय झा जी, तर्क पे बात होनी चाहिए। तर्क हम आपको देंगे मृत्युंजय जी, तर्क हम आपको देंगे। अगर आप लोग शक्ति यादव की बात आप अगर वहां बैठ के नहीं समझ पा रहे हैं, और या फिर सत्यप्रकाश जी जो कहना चाह रहे हैं उसे भी अगर आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं, जो सीएम ने कही, जो ललन सिंह ने कही, वो बात भी हम आपके सामने रखेंगे। हो सकता है कि पॉलिटिकल एंगल से वो बातें आपको समझ में आए। अंजुम आरा हमारे साथ जेडीयू से फोन लाइन पर मौजूद है। अंजुम आरा, आपको आना चाहिए था, आज डिबेट में शामिल होना चाहिए था, खैर कुछ कारण रहा होगा, फोन लाइन पर आप जोड़िए। अंजुम आरा जी, ये जातीय जनगणना पर बहस चल रही है कि भाई ये गणना जनगणना है, अब ये चीजें जो संधि विच्छेद के दायरे में आई हैं, अब अलग अलग मतलब इसका सामने आ रहा है। जो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो याचिका करता है उनके इलाके का है, कहां से संबंध रखता है उन्हें पता है। बीजेपी की मंशा पर कोई सवाल है? आपको ऐसा लगता है, आप भी शक कर रही हैं बीजेपी पर? बहुत प्रयास किया मैंने कि मैं जुड़ पाऊं, लेकिन टेक्निकल इश्यूज होने के कारण मैं नहीं फिजिकली जुड़ पाई हूं। सॉरी है इसके लिए, इसलिए मैं फोन पे हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंशा, अभी बैठे हुए वहां वो बोल रहे हैं, तो मंशा पे शक क्या जाहिर कर रहा है? मंशा अगर देखता है, जो हमारा गणना हो रहा है, जातीय गणना हो रहा है, वो सीधे तौर पे है कि वो स्पष्ट है हमारी सरकार की क्या नियत है, और नियत है तो नीति है हमारी। वो सिर्फ जातीय नहीं, सामाजिक और आर्थिक दोनों वो गणना हो रहा है। सरकार अगर मान लीजिए 17-18 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, या कोई भी सरकार काम कर रही है, तो उसका मूल्यांकन करेगी या नहीं करेगी, और उसका मूल्यांकन किन आधार पे होगा? निश्चित रूप से वो गणना के आधार पे या सेंसस के आधार पे होना है। अगर केंद्र सरकार नहीं अभी तक वो सेंसस करा पाई है तो उसका फेलियर है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी बिहार सरकार भी वो गणना ना कराए। सबसे बड़ी चीज है कि जो हमने काम किया है वो प्रखंड स्तर पे जाकर के उसका मूल्यांकन होना है कि रेलवे लाइन है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, सड़क है कि नहीं है, अस्पताल है कि नहीं है, बहुत सारी चीजों का उसमें मूल्यांकन होगा, जिसके आधार पे जो आंकड़े आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगे, उसके आधार पे सरकार जो है फिर अपनी नीति को या तो उसको कंटिन्यू करेगी, या उसको उसमें फिर और कुछ जो जोड़ना या बढ़ाना घटाना होगा उसको करेगी सरकार, उसके आधार पर। सवाल तो आपसे एक सवाल पूछेंगे, बीजेपी इसका जवाब देगी। बीजेपी से हमारे साथ हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप दीजिए, उसके बाद हम सीधे उन विषयों पर आएंगे जिसमें जो मुख्यमंत्रियों की संख्या है, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, कहां से प्रतिनिधित्व रहा, एक सवाल वहां से भी यहां पर जरूर उठेगा। हाँ मृत्युंजय जी। नहीं, मुझे ये लग रहा है कितने हंसी के पात्र बन रहे हैं। ये सरकार बिहार में चल रही है, लगातार चल रही है। ये ठीक है कि बीजेपी थी, अभी आरजेडी आ गई, पहले भी बीजेपी थी, आरजेडी आ गई, सरकार तो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है। और उसके बाद इनके पास ये सर्वे नहीं है कि भाई कितना काम हुआ, कहाँ सड़क है, कहाँ ये है, ये सारा रिपोर्ट भी इनके पास आता है, उसी का ये यात्रा भी करते हैं। और ये क्या इस तरह की बात टीवी के ऊपर बोल रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य लगता है कि ये सर्वे के नाम पर आप क्या सर्वे दिखाना चाह रहे हैं?
आपके पास आंकड़े नहीं है क्या? इतने से आंकड़े के रिपोर्ट आपके पास आते हैं, जिले के रिपोर्ट आते हैं, उसके बाद अब सर्वे के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आप जातियों की बात कर रहे थे, बिहार में जब आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, सामाजिक सद्भाव की बात कर रहे हैं, आप समाजवाद से निकले हुए लोग हैं, और आपको आपके अंदर ये कहां से विभेद की बात आ गई? कहां से आप नीचे, आपका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट खत्म हो गया। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आपके पास नहीं है, भटके हुए लोग हैं। आप ये समझिए कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमने किया, उस दिशा में हम आगे बढ़े। हम हमेशा ये चाहते हैं, और नीतीश कुमार जी भी इसी रास्ते चले थे, आज क्यों भटक गए? क्यों आप राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आता। नहीं, मुझे देखिए विवेक जी, क्या इस देश राज्य के शासक कोई अधिकार नहीं है कि पिछड़ा से पिछड़ा दलित कमजोर वर्ग के लोग, जब भारत की सरकार ने स्वयं ही डेटा को कहा त्रुटिपूर्ण और जाति छिपाया, मरहूम वित्त मंत्री जेटली साहब ने बताया उनके सर्वे रिपोर्ट जो खुलकर 2011 के बाद जो रपटे बनने के बाद आई, त्रुटिपूर्ण बताई गई, जाति नहीं गया पीपल डोमेन में, तो कहा गया कि 13% से अधिक ऐसी आबादी है जिसको एक कमरे रहने के लिए नसीब नहीं है। मुझे अब एक सेकंड सुन लीजिए, 23% लोग उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। दोनों का सर्वे में है, जानकारी नहीं है। आपने बिहार में क्या किया? बता दे रहे हैं, आपके पास आंकड़े हैं कि बिहार में अनुसूचित जाति कितने हैं? क्या बिहार की सरकार आज 12 करोड़ की आबादी बिहार के लोग एक नजीर पेश करने जा रही है, घर के लिए वंचित है, करेंगे आज भी वो खाने के लिए मोहताज होते हैं। आपका सरकार आपकी चल रही है, आप सरकार में शामिल है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सर्वे आपके पास है कि बिहार में कुल कितनी आबादी है, आपने क्या किया उस आबादी के लिए? आपने कौन सरकार में रह करके डेटा तो है नहीं, आपने उसको डेटा का होना सफल कार्यक्रम बहुत जरूरी है। उसको आप मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, आप ठगने का काम नहीं कर रहे। परेशानी क्यों हो रही है? मजाक बना रहे हैं आप जो है पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, आप तो वही काम कर रहे हैं। आप तो आपके पास महिला के आंकड़े हैं, भाजपा ने आपके पास अनुसूचित जाति के आंकड़े हैं कि हम पिछड़ा विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, आज भी महिला विरोधी है। बिहार में जो विकास होना चाहिए था अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का, नहीं हो पाया है। ये आप इससे भाग नहीं सकते। हम योजना का पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए। देश की सरकार का रिपोर्ट है, उस सेंसस के रिपोर्ट बताइए, गरीबों के कल्याण के लिए शासक पहले आगे तो बढ़िए। कोई प्रदेश आप चाहते हैं विभेद पैदा काम नहीं करेगी, आप करने की मानसिकता नहीं है, आप विभेद पैदा करना चाहते हैं, हम नहीं कर रहे। देखिए जातीय जनगणना की जहां तक बात होती है, जब सेंसस रिपोर्ट महिलाओं का स्पष्ट है, मुसलमानों का स्पष्ट है, अनुसूचित जाति का स्पष्ट है, जनजाति क्यों नहीं किया? इसमें क्या तर्क सामने आ सकते हैं? सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यप्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं पॉलिटिकल जो प्रवक्ता है उनका क्या कहना है यहाँ पर? जो सवाल, जो सबसे अहम सवाल आएगा, क्योंकि जब 20 तारीख की सुनवाई होगी, आपने कहा कि एक सवाल फेस करना पड़ेगा हो सकता है सरकार को, तो हमें जरा ये बताइए, यहाँ पर जो सरकार अब कह रही है कि राज्य सरकारों के पास भी तो अधिकार है, हम कहाँ कह रहे हैं? हम तो विकास के नाम पर गणना की बात कह रहे हैं। आप जिसे सेंसस का नाम दे रहे हैं, हम वो मत समझिए। जो हम कह रहे हैं और जिस अनुसूची की बात आप कर रहे हैं उससे बहुत दूर की बात है। आप कितना समझ पा रहे हैं? जो पॉलिटिकल आवाजें उठ रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पॉलिटिक्स से अलग मुद्दा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिन पहले एक कन्वर्सन से रिलीजियस कन्वर्सन का मामला था जी, उसमें जो याचिका करता है वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, उनको लेके कई तरह के सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पिटीशन किसने दायर की, मुद्दा क्या है और कितना गंभीर है और उसमें जो कुछ है उस पर क्या कुछ किया जा सकता है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। किसने पिटीशन फाइल की है वो इमटीरियल है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत मटीरियल है कि जो मैं एक इंटरप्ट करूंगा विवेक जी जी जी। मैं एक व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद ही एक पटिशनर हूं इलेक्शन के मामले में। हमारे साथ जो हुआ 12 वोट से हाईकोर्ट सुनने से किस कदर इनकार की थी और किन लोगों को, जो लोग 10,000 से हारे हैं उन लोगों को पहले टेकअप किया और हमने ट्वीट किया सीजीआई ऑफिस को, हमने यहां भी किया, लेकिन मेरे लिस्ट पर कोरोना के नाम पर 1.5 साल तक नहीं चढ़ा। माफ करना भाई साहब, इसलिए मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। अगर सवाल आप पूछ रहे हैं कि कौन पार्टी से कौन है, इससे मतलब नहीं होना भी नहीं चाहिए।
मैं इस बात का पक्षकार हूं। नहीं जो न्याय सत्यप्रकाश जी जो कहना चाह रहे हैं वो बात नहीं है। आप अपने इलेक्शन पिटीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन मिस्टर सत्यप्रकाश जी, सवाल एक जान लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इलेक्शन पिटीशन, आप इलेक्शन पिटीशन की बात कर रहे हैं ना? सुनिए जी सत्यप्रकाश जी, सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना, मैं सुन लीजिए ना। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन जब दिखेगा, त्वरित कार्रवाई अगर दूसरे के मामले में दिखेगा और एक व्यक्ति जो नीडी है उसके मामले में आपकी शिथिलता दिखेगी, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आपके चेहरे पे साफ दिखाई। देखिए ये कोर्ट पर भी सवाल सत्यप्रकाश जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं अदालत पर सवाल नहीं खड़ा कर मामला जी हाँ इलेक्शन पिटीशन जी सत्यप्रकाश जी को खत्म कर दीजिए भाई। जो जनहित याचिका है उसकी बात हो रही है, ये PIL है। इसके पहले मैंने जिस पिटीशन की चर्चा की वो भी PIL है। जी तो PIL में सुप्रीम कोर्ट ये कई बार नहीं देखता है कि किसने फाइल की जी। तो इसलिए ये कहना कि आपके इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई बाद में हुई, किसी के इलेक्शन पिटीशन की सुनवाई पहले हुई, मुझे नहीं पता था कि किसने पहले फाइल किया किसने बाद में फाइल किया। हो सकता है आपने बाद में फाइल किया हो, ये मुझे नहीं पता। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जहां जनहित याचिका की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता है कि किसने फाइल की है, और उसके बाद जो पिटिशनर है वो एक तरह से गौन हो जाता है। जो मुद्दा है वो सीधे तौर पे ये बात है कि सेंसस एक सेंट्रल सब्जेक्ट है अंडर 7th शेड्यूल, और अगर सेंट्रल सब्जेक्ट है तो उस पे पार्लियामेंट ही काम कर रहे हैं। जी और कहां चले गए आप? जी सत्यप्रकाश जी, यही चीज आप जो चीज आप डायरेक्टली नहीं, जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं वो इनडायरेक्टली भी नहीं। आपके नजरिए से आपकी सवाल इस बात को लेकर है कि 39 साल में सिर्फ 5 दलित और पिछड़ी जातियों के सीएम का प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन पिछड़ी जातियों को लेकर वैसे मामला चला गया है, उनको लेकर विकास नहीं हो पाया, उनको लेकर क्या किया गया। आज अगर पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्रियों के हाथ में बागडोर रही, लालू जी मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार रहे, उससे पहले भी एक लंबी फहरिस्त है, फिर भी सवाल ये उठ रहा है कि विकास के लिए हमें लिस्ट चाहिए, हमें पूरी गणना चाहिए, हमें नंबर चाहिए। अच्छी बात है, ये खुलकर सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल है तब भी क्या गारंटी दे पाएंगे कि जब लिस्ट आ जाएगी, जब संख्या हमारे पास होगी, तो हम सबको विकास के एक ही पैमाने पर तोल देंगे। ये गारंटी सरकार को देनी होगी, तब ये बात कुछ बनेगी तो अच्छी बात। विकास के लिए जात पूछने की क्या जरूरत? बिल्कुल, अगर विकास करना है तो जात पूछ के विकास, जात पूछ करके विकास नहीं होता है। आप बताइए ना, मास्टर साहब को लगाए हैं काम में, जो मास्टर साहब पूरे क्लास में किसी की बिना जात पूछे पढ़ा रहे थे, अब घर घर जाकर पूछ रहे हैं बतावा हो कहा जात बा, कौन जात के बड़ा। तो ये जो चीज है ना, ये नहीं होनी चाहिए। खैर देखिए, अब सरकार ने अपनी मंशा बना रखी है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि गिनती गिनकर भी, लिस्ट देखकर भी विकास कर दीजिए हुजूर, तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।